अच्छा, सबसे पहले तो हम करने के लिए ये जा रहे हैं कि एक हमने जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी। उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर उसने एक लास्ट फार्मूला दिया था वो एनर्जी से रिलेटेड, और उस एनर्जी से रिलेटेड फार्मूला जो उसका मोस्ट फेमस इक्वेशन उसकी कहलाती है, और हर किसी को वो जो है ना याद है और उसको पता है कि वो क्या इक्वेशन है। किसी से पूछना एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन क्या है, तो सबके दिमाग में वो एक ही इक्वेशन आती है कि in a special theory of relativity total energy and mass are related by the famous Einstein equation, that is E is equal to mc square। ठीक है, आपके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही तो फिर रिकनेक्ट करके देखें, क्योंकि बाकी सबके पास हो रही है। आयशा काशिफ एक बार रिकनेक्ट करके देखें। अच्छा, अब इस इक्वेशन से ये पता चला कि भाई दुनिया में जितना भी मास मौजूद है ये सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। मास और एनर्जी कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दे आर द सेम, दे आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम थिंग। एक ही चीज़ की दो अलग अलग किस्में। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें ना, कन्वर्जन की बात करें तो हमें नज़र तो आता है कि देखो हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी जो आजकल जो जदीद मिसाल है वो आपका एटॉमिक बम है, जिसके अंदर जो यूरेनियम का एटम है ना वो ब्लास्ट होता है, उसका न्यूक्लियस जो वो ब्लास्ट होता है और सारा का सारा एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा भी यूरेनियम है तो वो बहुत काफ़ी रहता है, क्योंकि काफ़ी ह्यूज एनर्जी, सी स्क्वायर, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸, उसका भी स्क्वायर टाइम्स एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है। तो एनर्जी की तो बहुत ही कोई हाई वैल्यू होती है, ठीक है ना। लेकिन दे आर इंटर रिलेटेड। किसी तरह आप लकड़ी को देखें, आग लगाएं, जब आप लगाएंगे लकड़ी को आग तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, तो उसका मास कम हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें से निकलेगी। तो अब ये बात समझ में आ गई कि एनर्जी और मास रिलेटेड है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है? तो अभी तक कोई एविडेंस हमारे पास क्लियर नहीं है। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट जो था पेयर प्रोडक्शन का जो हुआ था उसमें ये बात हो गई थी कि आपका जो एनर्जी है वो मास के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन जर्नली होता ये है कि आपका जो एनर्जी है वो हमेशा मास से ही ड्राइव की जा सकती है। तो ये इसकी फेमस इक्वेशन ने कहा था। इस इक्वेशन के साथ अब आपके पास जो फार्मूले हो चुके हैं, अगर हम फार्मूलों की बात करें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको याद करने हैं, वो कुछ ये है कि पहला फार्मूला है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, जो हमने कल पढ़ा था, L इज इक्वल टू एल नॉट, और लॉरेंस फैक्टर कहलाता है ये 1 - v² / c²। पहला फार्मूला हो गया लेंथ का। टाइम का फार्मूला क्या था? T इज इक्वल टू T0 डिवाइडेड बाय √1 - v² / c²। फिर हमारे पास मास का फार्मूला था m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 - v² / c²। फिर एनर्जी का अगर आपने फार्मूला निकालना है ना, तो एनर्जी का फार्मूला हो गया mc²। लेकिन ये टोटल एनर्जी का फार्मूला है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता था कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है ना, तो रेस्ट में भी उसके पास एनर्जी होती है। ये एनर्जी वो है जो मास से निकल रही है, मास एनर्जी दे रहा है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता था कि हमारे पास अगर एक रेस्ट के अंदर मास ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसके पास रेस्ट एनर्जी होगी, और उसका फार्मूला था E0 इज इक्वल टू m0 c²। यहाँ पे m0 रिप्रेजेंट कर रहा है उसके रेस्ट मास को, E0 रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी रेस्ट एनर्जी को। यानी कि मेरे पास अगर यूरेनियम मौजूद है थोड़ा सा, और वो यूरेनियम मैंने यहाँ सामने ला के रखा हुआ है, तो एक्चुअल में इसके पास एनर्जी है, और वो इसकी क्या कहलाएगी? रेस्ट एनर्जी कहलाएगी। कि इसके पास जब ये मूव करने लगेगा तो एनर्जी प्लस हो जाएगी, रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। लेकिन रेस्ट में भी हर ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी मौजूद होती है जो उसकी रेस्ट एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब अगर टोटल एनर्जी ई है और रेस्ट एनर्जी E0 है, तो भाई E0 के अंदर ऐड कर लो काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि देखें एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसके पास जो एनर्जी है वो E0 है, फिर वो चलने लगा या मूव करने लगा तो उसके पास एक एनर्जी और आ गई, वो गई काइनेटिक एनर्जी। दोनों को जमा करा तो कौन सी एनर्जी आ गई? टोटल एनर्जी आ गई। तो रेस्ट एनर्जी आपकी बराबर होती है, टोटल एनर्जी आपकी बराबर होती है रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मूविंग एनर्जी। ये आपके कुछ फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने हैं। एक फार्मूला आपका ड्राइव भी होगा जो मैं आपको आगे बता दूँ। पहले इन तमाम फार्मूलों को अपने पास अच्छी तरह लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन किसी भी चीज़ को लेके है, जैसे फॉर एग्जांपल एल क्या है, एल नॉट क्या है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ कि रेस्ट के अंदर जितने भी हम चीज़ें या मेजरमेंट लेंगे, ठीक है ना, वो हमारा एल नॉट होगा, और जब मूव करते हुए लेंगे तो वो आपका एल, टी, एम या ई हो जाएगा, या मोशन के साथ कह लें तो वो एम है और मोशन के अलावा एम नॉट है,
ठीक है जी। और सी स्पीड ऑफ लाइट है, सी की वैल्यू क्या होती है? और यूनिट्स की बात कर ले तो एनर्जी की यूनिट आपके पास जूल है, माइक करीब करके मैं बोल रहा हूँ। और जो आपके पास लेंथ है, टाइम है, मास है, इनकी तो यूनिट आपको पता होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत डिटेल में हमने पढ़ी थी चीज़ें। ठीक है जी, लिख लिए फार्मूले सारे सबने? अच्छा जी, आगे चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। 17.1 आपका न्यूमेरिकल है, बुक के अंदर पेज नंबर 268 के ऊपर आपको मिल जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा से। एम नॉट जो है वो रेस्ट स्टेट में है, उसका मास। अच्छा, डेटा से अगर हम स्टार्ट करें तो डेटा के अंदर कह रहा है इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ अ पेंडुलम द टाइम पीरियड इज मेजर टू बी 3 सेकेंड। 3 सेकेंड जो है वो उसका टाइम था, टाइम पीरियड जो कि मेजर किया गया था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसके अंदर जो रेस्ट में होता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा होता है। तो इन दैट केस हम उसे इनिशियल ही मानते हैं। इनिशियल मतलब एल नॉट या एम नॉट या टी नॉट, तो यहाँ पे टाइम है तो टी नॉट हो जाएगा। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द पेंडुलम फॉर एन ऑब्जर्वर। अब वही पेंडुलम है लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो मूव हो रहा है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड 3 सेकेंड ही रहेगा। लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वर मूव हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट से पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज होगा, वो मूविंग फ्रेम के अंदर है ऑब्जर्वर, तो वो आपने कैलकुलेट करना है। ये आपका सवाल है, ठीक है। तो इसका ज़रा डेटा बना लेते हैं, छोटा सा डेटा इसका। डेटा के अंदर इसने हमें सबसे पहले दिया हुआ है टी नॉट, यानी कि रेस्ट के अंदर इनिशियल फ्रेम में जो उसका टाइम था वो था 3 सेकेंड। ठीक है, फिर कह रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम, यानी कि जब वो मूव करने लग जाए, मूव वाला बंदा उसे देखने लग जाए और कितनी स्पीड से 0.95 सी की स्पीड से मूव कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जर्वर है वो, तो बताएं टाइम कितना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है कि इन्होंने जो हमें वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड ही, लेकिन यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा मीटर पर सेकेंड। इसने हमें कंपैरेटिव वेलोसिटी दी है। कंपैरेटिव वेलोसिटी क्या मतलब होता है? देखें, अगर मैं आपसे कहूँ x जो है वो बराबर है 10 के और y जो है वो बराबर है 20 के, और दूसरा बंदा कहे नहीं y बराबर है 2 टाइम्स ऑफ x के, तो दोनों में से कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। y अगर 20 ही है तो बात एक ही है, क्योंकि आपका x 10 है तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जवाब तो 20 ही आएगा ना। तो ये कंपैरेटिव वैल्यूज़ कहलाती है, कंपेयर करके देने, किसी से कंपेयर करके बताई जा रही है। तो c है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁻⁸ तो इसका 0.95 टाइम्स जो है वो वेलोसिटी होगी। तो इन्होंने कंपैरेटिव वेलोसिटी दी हुई है, इसके अंदर इन्हें यूनिट रखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सी के अंदर ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड मौजूद होगा, तो इसलिए यहाँ फिर यूनिट भी नहीं लगाते। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि वेलोसिटी जो इन्होंने दी हुई है उसकी यूनिट सी भी नहीं है, कहीं आप समझे वेलोसिटी की यूनिट सी है। यहाँ पे सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करके उन्होंने स्पीड दी हुई है। फार्मूले की तरफ आए तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला है हमारा टाइम का t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय √1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। अब देखें इसकी कैलकुलेशन करनी कैसे, किस तरीके से करनी। आपने सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डाली, सोल्यूशन में आपने लिखा t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय √1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। अब t इज इक्वल टू टी नॉट की जगह आपने रख दिया 3 डिवाइडेड बाय √1 - 0.95 सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी।
सी की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर भी उसने सी में वैल्यू दी हुई है, सी स्क्वायर बन जाएगा, नीचे भी सी स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे लिए वैसे ही आसानी हो जाएगी। तो हम सी की वैल्यू रख के सवाल को और क्यों बढ़ाएं। आप क्या ले लें, इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो टी आपके पास आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर बताएं क्या आ रहा है, सी स्क्वायर एज इट इज आएगा इसके साथ 0.9025 और सी स्क्वायर एज इट इज, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। अब आपके लिए सवाल बहुत आसान हो गया, आपने 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.9025 करना है, उसका रूट लेना है, उसको डिवाइड करना है, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा और यूनिट होगी उसकी सेकेंड। तो इसे कैलकुलेट करके इस तरह तरीके से सॉल्व करके आपने बताना है, जो भी है डायरेक्ट आंसर नहीं बताना है, ये तरीका जो बताए पैटर्न फॉलो करना है। इस पैटर्न को फॉलो करके आपने आंसर जो है वो लिख देना है एट द एंड, और अगर कोई मसले मसाइल हैं तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला न्यूमेरिकल, इसके अंदर एक कन्फ्यूजन आपको ज़रूर रहेगी, वो कन्फ्यूजन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखें, इसके अंदर कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ बार इन अ स्टेशनरी फ्रेम। हम समझते हैं कि स्टेशनरी अगर फ्रेम है, फ्रेम अगर स्टेशनरी है तो ये इसकी जो लेंथ होगी वो एल नॉट होगी। ऐसा नहीं है, फ्रेम अगर स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, या जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो ये रिलेटिव है। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब ये हुआ कि ये एल नॉट नहीं हो सकता रिक्वायर्ड, अगर आपका ऑब्जर्वर या फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ स्टेशनरी फ्रेम से कभी भी ये मत समझिएगा कि आपको एल नॉट दिया हुआ है, आप मोशन से समझिएगा। तो इसके अंदर आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ़ इट्स लेंथ अलोंग एक्स डायरेक्शन इज़ 1 मीटर, लेंथ दी हुई है एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर, and the motion is with the velocity, and the moving with the velocity 0.95 c। अब ये जो है वो मूव कर रहा है 0.95 c की स्पीड से, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ऑब्जर्वर रेस्ट में इसे देख रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट से बताएं कि उसको इसकी लेंथ क्या नज़र आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ दी हुई है ना, ये आपकी है एल नॉट, यानी कि इनिशियल लेंथ, शुरू में जो लेंथ है उसकी वो है। तो मैंने लिख दिया कि भाई ये एल नॉट है मेरे पास 1 मीटर। जो ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट के अंदर उसे ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, 0.75 सी की स्पीड से। तो हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, लेंथ की, ऑब्जर्वर को उसकी लेंथ क्या लगेगी जो रेस्ट में है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर रेस्ट में है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो बात तो वही हो गई, दोनों में से कोई एक भी चीज़ मूव करने लग जाए तो रिलेटिव बन जाता है। तो उस रिलेटिविटी की वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फाइनल लेंथ है हमें वो कैलकुलेट करनी होगी। आगे सिर्फ मैं फार्मूला लिख रहा हूँ और मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। लेंथ का फार्मूला क्या था, एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है, सॉल्व करके मुझे आंसर्स बता दीजिए क्या आ रहा है, आराम से डेटा वेटा बना के तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला जो न्यूमेरिकल है आपका, उसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, आपने उस चीज़ को समझना है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है लेकिन है आसान। सवाल के अंदर आपसे कहता है ये एम नॉट है, पहले तो ये करेक्ट कर लें, एम नॉट सी स्क्वायर, कहता है गिवन एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेटा में मैं इसको बिल्कुल अगर ऐसे ही लिख दूँ, ठीक है, ऐसे ही लिख दूँ, एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक्चुअल में ये एम नॉट सी स्क्वायर है क्या, पहले तो ये पता करना है। फिर आपसे कहता है बताए टोटल एनर्जी क्या होगी, कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपने कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो है 0.85 टाइम्स सी, वेलोसिटी आपको दी हुई है, ठीक है। मोमेंटम बल्कि इसमें कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ यही दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। मोमेंटम हटा दो, इसमें नहीं, सॉरी, ठीक है। तो बताएं इस सवाल के अंदर सबसे पहले स्टेप में मुझे ये पता करना है कि ये इसने मुझे क्या दिया हुआ है, एम नॉट सी स्क्वायर। तो एम नॉट सी स्क्वायर हम कहते हैं ई नॉट को, तो ये ई नॉट मुझे दिया हुआ है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं तो फार्मूला कौन सा लग सकता है? तो फार्मूला लगेगा एनर्जी का, और एनर्जी का कोई फार्मूला है नहीं वेलोसिटी से रिलेटेड, तो हमें फार्मूला बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? देखिए, हमें मास का फार्मूला तो पता है कि मास बराबर है किसके, एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सी स्क्वायर से दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। इससे पता है क्या हुआ? इससे हुआ ये कि ये बन गई आपकी टोटल एनर्जी और ये बन गई आपकी रेस्ट एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ई बराबर हो गई ई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी। तो आपने एक नया फार्मूला ड्राइव कर लिया जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपको वेलोसिटी दी हुई हो और रेस्ट एनर्जी दी हुई हो, रेस्ट एनर्जी आपको दी हुई है, वेलोसिटी आपको दी हुई है, आप एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ही आसान है। एनर्जी में से माइनस कर लें रेस्ट एनर्जी को, तो कौन सी बचेगी? मूविंग बचेगी ना। तो टोटल एनर्जी में से माइनस कर लें रेस्ट एनर्जी को, आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। बस ये दो फार्मूले आपने यूज़ करने, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि जो यूनिट दी है उन्होंने एनर्जी की वो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम एनर्जी से एनर्जी ही निकाल रहे हैं, तो इसलिए यूनिट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एनर्जी का आंसर आएगा बस वो याद रखिएगा, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगा। आपका फाइनल आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, एनर्जी का भी और काइनेटिक एनर्जी का भी। तो ये भी आसान सा न्यूमेरिकल है, दोनों फार्मूले आपके सामने, कैलकुलेट करके मुझे आंसर्स बता दीजिए क्या आ रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी। न्यूमेरिकल में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इस न्यूमेरिकल में टोटल एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स है इसकी रेस्ट एनर्जी के, यानी कि ई जो है वो बराबर है 3 टाइम्स ई नॉट के। और मास उसका दिया हुआ है, ये मास एक कांस्टेंट मास है, तो ये रेस्ट मास कहलाएगा, क्योंकि जब मूव करता है तो मास में वेरिएशन आती है। ये प्रोटॉन का रेस्ट मास है। तो हमें एम नॉट दिया हुआ है और कंडीशन दी हुई है कि ई बराबर है 3 टाइम्स ऑफ ई नॉट के। हमसे रिक्वायर्ड क्या क्या है? हमसे ई नॉट रिक्वायर्ड है, प्रोटॉन की रेस्ट एनर्जी। हम इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आपको कन्वर्जन भी आ जाए। आपसे वेलोसिटी रिक्वायर्ड है प्रोटॉन की, और आपसे रिक्वायर्ड है कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जो फार्मूले यूज़ होंगे वो देख लेते हैं। ई नॉट का फार्मूला यूज़ होगा एम नॉट सी स्क्वायर। ई एनर्जी के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 3 टाइम्स ऑफ ई नॉट, क्योंकि ये गिवन कंडीशन से आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ सकती है। और बात करें अगर वेलोसिटी की, तो उसके लिए हम एनर्जी का रिलेशन यूज़ करेंगे, रेस्ट एनर्जी और टोटल एनर्जी, क्योंकि हमें मालूम है या इनकी कंडीशन हमें दी हुई है। तो इससे भी निकाल सकते हैं और मास से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आसान है। ठीक है। तो अब चलते हैं आगे सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने लिखा कि जो आपके पास ई नॉट है वो बराबर है किसके, एम नॉट सी स्क्वायर के। एम नॉट कितना है? 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई, सॉरी 27 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। पहले सी का स्क्वायर लें और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, और मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आंसर्स बताएंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। आयशा काशिफ बता रही है आंसर, के आंसर आ रहा है 4.5 एक्सपोनेंशियल -10। बाकी सब भी वेरीफाई कर लें जल्दी से। बाकी कोई आंसर बताएगा? आंसर आ रहा है 1.503 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, और ये आ रहा है जूल में। अब अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर चले जाएगा किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। जो भी आंसर है आप बता दें, मैं यहाँ लिख दूँगा। और यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर आप इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे 10⁶ से, क्योंकि मेगा का मतलब होता है 10⁶। तो एनर्जी आपकी ई नॉट चली जाएगी किसके अंदर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइनल। तो कैलकुलेट करके बताएं। पहले जो वैल्यू दी है वो ई की है, ठीक है, ई की वैल्यू है। ई को कन्वर्ट कर लिया, ई नॉट बता के 9,3,9,3,7,5,0,0,0। तो देखो ये 3 0 और ये डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो 939.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, ई नॉट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9393 पॉइंट कितना शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा, या फिर 1 0 कम बताया मुझे जोबिया ने। खैर बहरहाल ये आपका आंसर आ गया किसका, रेस्ट एनर्जी का। अब टोटल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी बराबर है 3 टाइम्स ऑफ रेस्ट एनर्जी के। तो टोटल एनर्जी आप निकाल लें, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है रेस्ट एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई, टोटल एनर्जी है 3 टाइम्स ऑफ ई नॉट के, रेस्ट एनर्जी ई नॉट ही रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ई नॉट। तो ये भी बहुत आसान है, वैल्यू पुट करें काइनेटिक एनर्जी का आंसर भी आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी आ गई आपकी 2818.1। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है सर, ई नॉट कैसे आया, ई नॉट आया एम नॉट सी स्क्वायर से, बस भाई एम नॉट भी दिया हुआ था, सी कांस्टेंट है, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो आ गया। फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर लिया। सबकी यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि लास्ट यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ तक तो मसले हल हो गए। अब बचा वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालें, देखिए वेलोसिटी आ रही है इस रिलेशन में, E इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों मैंने ये फार्मूला यूज़ करा, क्योंकि उसने एनर्जी और ई नॉट का रिलेशन दिया हुआ था, इसका हम फ़ायदा ले सकते हैं। कैसे, देखो ई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ई की जगह मैं रख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ ई नॉट, क्योंकि उसने कहा था ऐसा है कि एनर्जी 3 टाइम्स ई नॉट के बराबर है। तो मैंने ई की जगह रख दिया 3 टाइम्स ऑफ ई नॉट। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो रहा है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बच रहा है जो कि है वेलोसिटी। बस इसको सॉल्व करना है और वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ताकि पहले रूट खत्म हो जाए। ये 9 हो गया और ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको इधर भेज देते हैं 9 को डिवाइड में, तो ये पूरी वैल्यू इधर जाएगी। अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, 1 को भेज देते हैं या इसको उधर भेज देते हैं माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर को। ये बेवकूफ़ी है, पूरा जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होता है। तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, जबकि 1/9 इधर आ जाएगा। अब इसको उधर भेज देते हैं, 9 को इधर ले आते हैं क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ जाके। 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 8/9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आखिर में रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू वी अपॉन सी। क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 और 9 का होता है 3।
इस पे से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सी को दूसरी तरफ भेज दो तो आंसर आ गया, वेलोसिटी आ गई 2/√2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ सी। हमने सी के रेस्पेक्ट से ही वेलोसिटी का आंसर दे दिया, सी की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहें तो कर भी सकते हैं, दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे। अब कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो पूछ लीजिए। सेकंड लास्ट है वैसे तो, इसके बाद वाला आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा, इसके अंदर आपको कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ अ रेस्ट मास m हैज़ अ स्पीड ऑफ 0.8 c। एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास जो है ना, इसने आपको दिया नहीं है, इसने कहा है कि इसका जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास जो है इसको एम नॉट कह लो, एम नॉट कहा हुआ है, रेस्ट मास इसका एम नॉट ही है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, आपको बता दिया जाता है कि रेस्ट मास जो है वो एम नॉट है, तो बस फिर वो ही होता है और आंसर में भी वो आ सकता है, क्योंकि उसने गिवन ही नहीं करी वैल्यू, तो हम पुट क्या करेंगे। तो आंसर में भी अगर एम नॉट आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि वेलोसिटी ये ज़ीरो नहीं है, वेलोसिटी है, जबकि जो वेलोसिटी दी हुई है वो कितनी है, 0.8 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। फाइंड इज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, आपने इसका मोमेंटम मालूम करना है, मतलब कि रिलेटेड मोमेंटम, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो आप रिलेट करते हैं ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक। उसकी काइनेटिक एनर्जी आपने मालूम करनी है और टोटल एनर्जी मालूम करनी है, ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड है। अब इसको किस तरह लेकर चलेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले, क्योंकि हमें टोटल मास चाहिए, जब तक टोटल मास नहीं आएगा टोटल एनर्जी नहीं आएगी और मोमेंटम नहीं आएगा, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो मोशन से है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मास निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम जो फार्मूला लगाएंगे एनर्जी का, वो क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तीसरे नंबर पे जो फार्मूला लगेगा काइनेटिक एनर्जी का, वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी। और रेस्ट एनर्जी हम शुरू में निकाल लेते हैं, रेस्ट एनर्जी बराबर होगी ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। और आखिरी फार्मूला जो आपका लगेगा मोमेंटम के लिए, वो हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स से लगाएंगे कि मोमेंटम बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये सारे फार्मूले 1 2 3 4 5, बस आपने ये फार्मूले देखने, बाकी जो रिजल्ट वगैरह है, मतलब जो कैलकुलेशन है वो इसकी बहुत सिंपल है। एक एक चीज़ इसके अंदर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है जो मुझे समझानी है, और बायो वालों के लिए ख़ास तौर पे जो है ना वो समझने की ज़रूरत है कि रेसिप्रोकल में किस तरह लाते हैं डेसिमल की वैल्यू को, वो थोड़ा समझाना होगा मुझे। तो उसके लिए मैं आपको मास वाला सवाल सॉल्व करवा देता हूँ, आगे इंशाल्लाह फिर आप लोग सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू दिमाग में रखिएगा 0.8, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने सोल्यूशन में क्या करा, फार्मूला लगाया ई इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। देखें एम नॉट ही है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू रख के भी मैं क्या कर लूँगा, मतलब क्या बिगाड़ लूँगा, कुछ भी नहीं। तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यही आंसर है। अगर एम नॉट दिया होता तो सी की वैल्यू भी रख देता, एम नॉट ही है तो सी को सी रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, सी में भी आंसर दे देंगे। तो ये इसकी जो रेस्ट एनर्जी है वो तो यही रहेगी। टोटल एनर्जी निकालने के लिए मुझे पहले मास निकालना होगा, तो मास का मैंने फार्मूला लगाया एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मास मेरे पास आ गया एम नॉट एज इट इज़, क्योंकि एम नॉट ही है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर की जगह 0.8 सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब मेरे पास आ गया एम इज इक्वल टू ज़ीरो, एम इज इक्वल टू 0.6, हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ सॉरी 0.8 है 0.6 है, देख लेता हूँ भाई, कंफ्यूज करते हो, 0.8 है ना बेटा, सही तो लिखा है। तो ये मेरे पास हो गया एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.64 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल कर दिया, मेरे पास आ गया m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.64, जो कि 0.36 के बराबर होगा, और 0.36 का रूट ले लो तो आप, अच्छा ये आंसर बता दीजिए आप, आंसर होगा इसका 0.6, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने 0.6 को अपॉन में कन्वर्ट करना है, ये आपको डेसिमल में दिया हुआ है। आसान सा तरीका, कैलकुलेटर में आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल है, कैलकुलेटर में लिखे 0.6 और इक्वल्स टू का बटन दबा दें, वो आपको अपॉन में बता देगा कि क्या आंसर आएगा इसका। तो बताएं क्या आंसर आ रहा है।
0.6 आपका बराबर होता है 3/5 के। तो मैंने देखे नीचे क्योंकि लिखा हुआ था ना 0.6, तो नीचे लिख दिया 3/5। लेकिन जब वो घूम के पलटा तो पलट के मेरे पास m कितना आ गया, मेरे पास m आ गया 5/3 और m0। ये मेरे पास m आ गया। अब मेरे लिए एनर्जी निकालना कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी बराबर होती है mc² के। तो एनर्जी बराबर हो गई m है 5/3 और m0 और c²। आंसर बस, इससे ज़्यादा सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि m0 भी नहीं पता और c भी जो है वैल्यू रख के कुछ हम बिगाड़ नहीं सकते, तो हम कुछ करने ही नहीं जा रहे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो माइनस करके आ जाएगी, वो आप लोग निकाल लें। और इसके अलावा कोई चीज़ बची नहीं है। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी से। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम निकाल के मुझे बताएं क्या आंसर आता है।